हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अगली क्लास के अंदर। बेटा पिछली क्लास के अंदर आपको वीर्य विश्लेषण और उससे संबंधित जितनी भी शब्दावली थी वो आपको बताई थी, और उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें और बताई थी मैंने। ठीक है, अब मेरे को पक्का उम्मीद है कि आप पिछली क्लास वाला अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तभी अगली क्लास में बेटा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब की बार जो क्लास के अंदर आपके लिए लेके आए हैं नर बांझपन। ये बाघपन नहीं है बेटा, इन्होंने तो क्या बांझपन को क्या बना दिया, बाघपन बना दिया। ये बांझपन है। ठीक है, बांझपन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, मेल इनफर्टिलिटी, नर के अंदर बांझपन। ठीक है, अब नर के अंदर दो तरीका होता है, एक तो होता है नर बांझपन, एक होता है नर नपुंसकता। दोनों में फर्क है बेटा। एक तो क्या हो गया, इसको तो तुम लिख लेना, मैं यहां ही लिखवा देता हूं आपको, अदरवाइज क्या होगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी फिर। यहां तो क्या हो गया, ये नर बांझपन, और इधर क्या लिखा देते हैं आपको, नर नपुंसकता। ठीक है, नर बांझपन और नर नपुंसकता, इन दोनों में क्या क्या फर्क है बेटा, इन दोनों में बहुत फर्क है। नपुंसकता तो क्या होती है, मेल स्टरलिटी होती है। नर का मतलब क्या है, मेल, और नपुंसकता का मतलब क्या है, स्टरलिटी। ठीक है, और नर बांझपन में क्या मतलब है, बांझपन होता है, नर का मतलब क्या है, मेल, और बांझपन का मतलब होता है इनफर्टिलिटी। इन दोनों में फर्क है बेटा। अब क्या है गुरुजी, वो तो बेटा भी आपको बताएंगे हम। तो देखो बेटा, इन दोनों में यहां पहले तो कर लेते हैं अपने डिफरेंस कि क्या क्या इनमें दोनों में अंतर होता है। तो बेटा जो नर बांझपन होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा पैदा करने की अस्थायी असमर्थता। अस्थायी असमर्थता का क्या मतलब है कि अगर उसको कोई रोग हो गया हो जानवर को, या कोई और दिक्कत हो गई हो, उसकी हड्डी टूट गई हो, या जो बाद में ठीक हो सकती है, तो वो क्या है, अस्थायी असमर्थता है, कि मतलब जानवर कुछ समय तक बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अगर उसका फिर अपन उपचार करेंगे तो क्या होगा, वो वापस बच्चे पैदा करने लग जाएगा। तो अस्थायी असमर्थता को क्या बोलते हैं, नर बांझपन। ठीक है, तो क्या हो गया, बच्चा पैदा करने की अस्थायी असमर्थता। क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन, बच्चा पैदा करने की अस्थायी असमर्थता। कि बच्चा पैदा करेगा क्या, बच्चा पैदा अस्थायी रूप से नहीं कर सकता। अस्थायी का मतलब क्या है कि जो उसको कोई डिजीज हो गई, उसको कोई रोग हो गया है, तो क्या होगा, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका उपचार करेंगे ना अपन, तो वो वापस बच्चा पैदा करने लग जाएगा। तो अस्थायी मतलब कि कुछ समय के लिए। लेकिन नर नपुंसकता क्या होती है, कि बच्चा पैदा करने की स्थायी असमर्थता, कि वो तो पूरी जिंदगी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, वो तो क्या हो गया, नपुंसक हो गया। ठीक है, तो अगर पूछ लें आपको कि नर नपुंसकता क्या होती है, तो बेटा ये क्या कह दोगे आप, बच्चा पैदा करने की स्थायी असमर्थता। ठीक है, नर नपुंसकता हो गई ना बेटा, तो फिर तो चाहे तुम कोई उपचार करवा लो, चाहे कोई ट्रीटमेंट करवा लो, बड़े से बड़े डॉक्टर को, वैद्य को ले आओ, चाहे वो क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं कर सकता स्थायी रूप से। ठीक है, इसमें क्या है, अस्थायी। ठीक है, अब क्या हुआ, अस्थायी है मतलब कोई दिक्कत हो रखी है, उसको अगर अपन ने ठीक कर दिया तो क्या होगा, वो वापस बच्चे पैदा करने लग जाएगा। तो ये क्या है, ये उपचार से सही हो सकता है। क्या नर बांझपन है ना, ये क्या हो सकता है, उपचार से सही हो सकता है। ये उपचार से सही हो सकता है नर बांझपन। ठीक है, तुमने जैसे ही उसको कोई दिक्कत हुई तो वो बच्चा पैदा
उससे बच्चा पैदा होना बंद हो गए, लेकिन वो जो दिक्कत थी उसको आपने ठीक करवा दिया, उसका उपचार करवा दिया, ट्रीटमेंट करवा दिया, तो क्या हुआ, वो वापस बच्चा पैदा करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी बोलते हैं नरबांझपन को, मतलब मेल इनफर्टिलिटी को। लेकिन अगर हो गई क्या मेल स्टरलिटी, तो ये क्या है, उपचार से भी संभव नहीं है। अगर उपचार करवा लिया ना तो भी बच्चा पैदा दोबारा ये नहीं कर सकता, तो उपचार से भी संभव नहीं है, चाहे कोई उपचार करवा लो इसका, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये तो क्या हो गए, नरबांझपन के दो हो गए कि नरबांझपन, ठीक है, और नर नपुंसकता। इन दोनों में आपको अंतर बता दिया कि किसमें तो परमानेंट ही काम खत्म हो गया, ठीक है, और किसी के अंदर टेम्परेरी, थोड़े दिनों के लिए अस्थायी रूप से बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, नर पशु में बांझपन के कारण पढ़ेंगे अपन कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस वजह से नर बांझ हो सकता है भाई। उसमें पहला पढ़ेंगे अपन इंपोटेंसिया कोंडाई। ठीक है, इंपोटेंसिया कोंडाई जिसका मतलब क्या होता है, कामोत्तेजना में कमी। भाई नर पशु में बांझपन किस किस वजह से हो सकता है, नर पशु में बांझपन के क्या क्या कारण है, तो उसकी एक कारण क्या है, इंपोटेंसिया कोंडाई। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कामोत्तेजना में कमी व समागम में असमर्थता होना। क्या होगा इसमें, कामोत्तेजना में कमी, इंपोटेंसिया कोंडाई की बात कर रहे हैं बेटा अपन। इसमें क्या होगा, कामोत्तेजना में तो हो जाएगी कमी, ठीक है, और समागम प्रक्रिया होती है ना, उसमें जानवर असमर्थ हो जाएगा, कर नहीं पाएगा भाई। ठीक है, एवं समागम नहीं कर पाएगा, समागम में असमर्थता होना, ये क्या कहलाता है, इंपोटेंसिया कोंडाई कहलाता है। अब ऐसी क्या क्या वजह हो सकती हैं कि जिससे क्या हो कि वो उसकी कामोत्तेजना में कमी आ जाए, या क्या हो कि उससे वो समागम नहीं कर पाए। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इसके अंदर आती है, इंपोटेंसिया कोंडाई के अंदर। ठीक है, तो उसमें पहली आती है, सबसे पहला तो देखो बेटा आपसे यही पूछ लेंगे क्वेश्चन कि कामोत्तेजना में कमी और समागम में असमर्थता कहलाता है या किसके अंदर आता है, तो किसके अंदर आता है, इंपोटेंसिया कोंडाई के अंदर आता है। अब क्या क्या दिक्कत हो सकती है इसके अंदर कि वो क्या होगा, समागम नहीं हो पाए। पहला है ब्रोकन पेनिस, जो पहली कंडीशन है वो क्या है, ब्रोकन पेनिस। नाम से पता लग रहा है गुरुजी, ब्रोकन मतलब क्या है, टूट जाना, और पेनिस मतलब पेनिस का, तो क्या हुआ, पेनिस का टूट जाना। ब्रोकन पेनिस क्या हो गया, पेनिस का टूटना। अब बताओ बेटा, पेनिस अगर टूट गया तो जानवर समागम कैसे कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या लिखा था, समागम में असमर्थता। ठीक है, तो सही है, मतलब डेफिनेशन सही है इसकी। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि उसका पेनिस टूट सकता है, ब्रोकन पेनिस। अगला क्या है, बेलेनोपोस्थाइटिस। दूसरी क्या है, बेलेनोपोस्थाइटिस। अब ये बेलेनोपोस्थाइटिस क्या होती है, तो बेटा बेलेनोपोस्थाइटिस इसका मतलब होता है कि शिश्न व प्रीप्यूस में सूजन आना। ठीक है, बेलेनोपोस्थाइटिस किसको कहते हैं, शिश्न व प्रीप्यूस में सूजन। अब बेटा शिश्न में और प्रीप्यूस में सूजन आ गई तो बेटा वो कैसे कर पाएगा समागम, तो समागम में असमर्थता हो गई। इंपोटेंसिया कोंडाई के अंदर ही आ रहा है ये भी, बेलेनोपोस्थाइटिस भी। इस कंडीशन में भी क्या होगा, जानवर समागम नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो गई, बेलेनोपोस्थाइटिस। आइटिस आ गया, आइटिस बेटा जहां भी आता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसका मतलब क्या है कि उसके सूजन आ गई।
ठीक है। तो आइटिस जैसे सेल्फिंजाइटिस है, एंडोमेट्राइटिस, उसमें भी आइटिस ही आता है आखिरी में। तो मतलब उनका सबका मतलब क्या है कि उसमें सब में सूजन आना, मतलब आखिर में अगर जहां भी आ गया, जैसे मान लो ये क्या है, एंडोमेट्राइटिस, तो ये देखो आइटिस आता है ना। एंडोमेट्राइटिस क्या है, एंडोमेट्रियम में सूजन, तो ये आइटिस क्या रहा ना। तो जहां बेटा आखिरी में आइटिस आ गया, अरे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सूजन है। अब कहाँ है, बेलेनो पोस्टाइटिस, पोस्ट मतलब प्रीप्यूस, बेलेनो मतलब शिश्न, तो शिश्न की सूजन आ जाना। अब अगली जो है, अगला क्या कारण हो सकता है, हो सकता है फीमोसिस, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है अपनी, तीसरा कारण क्या है, फीमोसिस। अब गुरुजी फीमोसिस क्या होता है कि बेटा शिश्न है ना, वो प्रीप्यूस से बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है। क्यों, आपको पता है कि ये तो क्या है, ये तो उसका शिश्न होता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक कोमल त्वचा होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। तो बेटा ये कई बार क्या होता है, प्रीप्यूस इतनी छोटी हो जाती है आगे से, ठीक है, जिससे क्या होता है शिश्न बाहर ही नहीं निकल पाता, ठीक है। तो अब शिश्न बाहर ही नहीं निकलेगा तो बेटा समागम कैसे होगा, भाई गुंजाइश ही नहीं है समागम होने की। तो फीमोसिस का पूछ लें तो बेटा इसका मतलब क्या है कि शिश्न के का प्रीप्यूस से बाहर न निकलना, वही क्या कहलाता है, शिश्न का प्रीप्यूस से बाहर न निकलना। अब बताओ, जब प्रीप्यूस से बाहर ही नहीं निकला शिश्न, तो उसमें समागम में असमर्थता हो गई, समागम कैसे करेगा भाई ये, ठीक है। तो बेटा ये डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ऐसे ही नहीं है, डेफिनेशन कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि शिश्न का प्रीप्यूस से बाहर न निकलना क्या कहलाता है। तो आ जाएगा ऑप्शन में फीमोसिस, पैराफीमोसिस, या और कोई ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बेलिनोपोस्टाइटिस मिल जाएगा, ब्रोकन पेनिस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फीमोसिस। अब बोलो गुरुजी आपने एक नाम और लिया, पैराफीमोसिस, ये क्या होता है, पैरा फीमोसिस। अभी तो क्या पढ़ा था अपन ने, फीमोसिस पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, पैराफीमोसिस। इसके आगे पैरा और आ गया, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, उसमें तो क्या हुआ, शिश्न बाहर ही नहीं निकल रहा था प्रीप्यूस से। इसमें क्या होता है कि शिश्न का वापस प्रीप्यूस में अंदर ना जाना, मतलब क्या हो गया कि शिश्न एक बार प्रीप्यूस से बाहर निकल गया ना, तो फिर वो वापस प्रीप्यूस के अंदर जाता ही नहीं है, बाहर ही रहता है। अब बेटा बाहर ही रहेगा तो क्या होगा, उसको इंजरी हो सकती है या और कोई दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो पैराफीमोसिस का मतलब क्या हो गया कि शिश्न का प्रीप्यूस के अंदर न जाना, शिश्न का प्रीप्यूस के अंदर वापस न जाना क्या कहलाता है, पैराफीमोसिस। तो देख लो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। फीमोसिस में तो क्या हुआ था कि शिश्न कहां से, प्रीप्यूस से बाहर ही नहीं निकल रहा था, और पैराफीमोसिस में क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो क्या है, शिश्न प्रीप्यूस के अंदर ही नहीं जा रहा। तो दोनों में फर्क हो गया ना। अब गुरुजी समझ में आ गई ये बात तो, ठीक है। अगली डेफिनेशन बता दो कि अगली डेफिनेशन क्या होती है, अगली होती है फेलोकैम्पसिस, ठीक है। अगली क्या है, फेलोकैम्पसिस। अब ये क्या होती है गुरुजी, ये क्या बला आ गई, तो बेटा शिश्न का टेढ़ा होना कहते हैं इसको। शिश्न क्या हो जाता है, पेनिस क्या हो जाता है, टेढ़ा हो गया ना, तो बेटा पेनिस टेढ़ा हो गया तो समागम की क्रिया तो कैसे होगी, होगी नहीं, ठीक है। तो फेलोकैम्पसिस का मतलब क्या हो गया, शिश्न का टेढ़ा होना। तो बेटा एग्जाम में भी आ सकता है ये कि शिश्न का टेढ़ा होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बेटा, फेलोकैम्पसिस, ठीक है। एक क्या है कि डाईफेलस कंडीशन होती है, अगली कंडीशन 6वीं नंबर कंडीशन कौन सी अपनी,
डाई फेलस। अब ये डाईफेलस गुरुजी क्या बला आ गई, तो बेटा शिश्न का दो भागों में विभाजित होना, जो शिश्न है ना वो क्या हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अब दो भागों में विभाजित हो गया तो दिक्कत हो गई बेटा, अब समागम की क्रिया हो नहीं पाएगी। ठीक है, क्यों, शिश्न कितने भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में। अगर एक रहता तो भाई साहब होती है, लेकिन अगर दो हो गए भाग तो अब तो क्या होगी, समागम की क्रिया नहीं होगी। तो डाई, डाई का मतलब क्या होता है, दो। फेलस क्या मतलब होता है कि शिश्न के या शिश्न का दो भागों में विभाजित होना, में विभाजित होना। तो ये क्या हो गया बेटा, दो भागों में विभाजित हो गया। अब ये आपको जितनी भी कंडीशन बताई हैं, ये क्या बताई है आपको कि इन कंडीशन में क्या होता है, जानवर समागम में असमर्थता दर्शाता है। ठीक है, और ये किसके अंदर आती है, सारी जितनी भी आपको कंडीशन बताई हैं, जितनी भी आपको दिक्कतें बताई हैं, ये किसके अंदर आती है, इंपोर्टेंसिया कोंडाई के अंदर। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसमें देखो क्या चीज है इसके अंदर, इंपोर्टेंसिया कोंडाई के अंदर, कि कामोत्तेजना में कमी और समागम में असमर्थता, कि समागम अच्छे से नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब क्यों क्यों नहीं कर पा रहे, कि पेनिस टूट गया हो, पेनिस प्रीपुस से बाहर ही नहीं आ रहा हो, पेनिस की सूजन हो गई हो, ये सारी कंडीशन है, इस वजह से क्या होगा, समागम में नहीं होगा। या पेनिस दो भागों में विभाजित हो गया हो, तो ये तो क्या है, पहली कंडीशन क्या थी, इंपोर्टेंसिया कोंडाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी। रेंडी नहीं है बेटा, डी है ये। ठीक है, जेनेरेंडी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई है, इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी। इंपोर्टेंसिया कोंडाई में तो क्या था, वो समागम नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा, इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी क्या होता है, ये निषेचन की क्षमता न होना या निषेचन की असमर्थता। क्या हुआ, मतलब इसमें समागम की क्रिया तो हो गई, लेकिन अब क्या, इस परमंदर छोड़ भी दिए उसने, लेकिन अब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाएंगे, अंडा और शुक्राणु के बीच में आपस में फ्यूज नहीं हो पा रहे, जिसको क्या बोलते हैं अपने, निषेचन। तो इसके अंदर क्या है, इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी के अंदर क्या है, कि निषेचन की क्षमता न होना, निषेचन की क्षमता न होना, या अपन क्या कह सकते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं कि निषेचन की असमर्थता, निषेचन की असमर्थता। समझ में आई दोनों में फर्क। उसके अंदर तो क्या था, उसमें तो समागम ही नहीं हो रहा था, समागम की असमर्थता थी, लेकिन जेनेरेंडी के अंदर क्या है, समागम तो हो गया। ठीक है, लेकिन आगे उसने शुक्राणु भी दे दिए, लेकिन उसके शुक्राणुओं में इतनी दम नहीं है। ठीक है, उसके शुक्राणुओं में कोई दम वाली बात नहीं है, वो निषेचनी क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेटा निषेचनी क्रिया नहीं हुई तो बच्चा तो कैसे पैदा होगा, तो बच्चा तो फिर भी पैदा नहीं होगा। तो ये भी क्या है, बांझपन का ही कारण हो गया। क्यों, निषेचन नहीं हो पा रहा, समागम तो कर लिया, तो क्या हुआ, बांझपन हो गया। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आती हैं, इस क्रम के अंदर कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, निषेचन की क्रिया नहीं हो पा रही। तो पहला क्या है, डाइडेम इफेक्ट कहते हैं पहले को। पहला कारण क्या है, जैसे उसके अंदर भी तो कारण बताए थे आपको, डाइडेम इफेक्ट। और इंपोर्टेंसिया कोंडाई के अंदर भी आपको कारण बताए थे। ये जेनेरेंडी के अंदर क्या कारण है, पहला कारण क्या है कि डाइडेम इफेक्ट, निषेचन क्यों नहीं हो पा रहा, डाइडेम इफेक्ट की वजह से नहीं हो पा रहा। अब डाइडेम इफेक्ट होता क्या है, इसको क्या कह सकते हैं अपन, इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट भी कह देते हैं इसको क्या कह देते हैं अपन, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, न्यूक्लियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट। ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर पाउच फॉर्मेशन हो जाते हैं, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर। ठीक है, तो ये डाइडेम इफेक्ट क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु की केंद्रक झिल्ली होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, वो अंदर धंसने की वजह से उत्पन्न विकार है। जैसे क्या है कि मान लो ये क्या है, शुक्राणु का आगे वाला हिस्सा है जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं,
और इसके अंदर क्या है, ये केंद्रक झिल्ली है इसके अंदर, तो ये ऐसे अंदर धस जाती है, ऐसे केंद्रक झिल्ली अंदर धस जाती है। नॉर्मल कैसे होती है? अरे गुरुजी नॉर्मल तो बताओ, मैं तो नॉर्मल ही नहीं पता नॉर्मल होती कैसे। नॉर्मल तो ऐसे बेटा गोल होती है, ऐसे गोल होती है, ठीक है। अगर ऐसी गोल है, नॉर्मल है, तब तो निषेचन हो जाएगा। लेकिन इस डायडेम इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, ये वाली अंदर, ये अंदर धस जाती है ऐसे। तो अंदर धसने की वजह से क्या हो गया, अब केंद्र खराब हो गया एक तरीके से। अब क्या होगा, ये शुक्राणु निषेचन की क्रिया नहीं कर पाता। तो इसका डायग्राम तो आप चाहे रहने दो, रख लो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं कि शुक्राणु के केंद्रक झिल्ली के अंदर धसने की वजह से, शुक्राणु की के केंद्रक झिल्ली के अंदर धसने से उत्पन्न विकार, ठीक है। ये विकार कैसे, डायडेम इफेक्ट, ये विकार अपने को उत्पन्न कैसे हुआ, जब ये केंद्रक झिल्ली है ये अंदर धसने लग गई, तो क्या हुआ, अभी ये शुक्राणु निषेचन नहीं कर सकता। तो ये बेटा ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे नेकलेस हो, नेकलेस गले में पहनते हैं ना, तो ये तो मान लो गले के पीछे बांधने वाली डोरी सी हो, और ये आगे क्या बन गया, नेकलेस के जो मणिये होते हैं वो आगे वो बन गए। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है डायडेम इफेक्ट कैसा होता है, इसमें कैसी संरचनाएं बन जाती है, नेकलेस जैसी संरचना बन जाती है इसके अंदर केंद्रक झिल्ली की वजह से, नेकलेस जैसा। अरे गले में नेकलेस पहनते हैं ना, देखो वैसा बन गया। तो ये क्या है, डायडेम इफेक्ट। इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली अंदर धस जाती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई डायडेम इफेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या होती है, नोब्ड स्पम कहते हैं जिसको, नोब्ड स्पम। अब गुरुजी ये नोब्ड स्पम क्या भला है, तो बेटा ये शुक्राणु के एक्रोसोम का विकार है। जो नोब्ड स्पम है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शुक्राणु के एक्रोसोम का विकार है, तो आप क्या कह दोगे, नोब्ड स्पर्म, ठीक है। तो यह क्या है, यह शुक्राणु के एक्रोसोम का विकार है। तो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है ना आगे, जैसे क्या होता है, ये होता है शुक्राणु, उसमें ऐसे केंद्रक झिल्ली होती है, आगे होता है एक्रोसोम, ये भाग, इसमें दिक्कत हो जाती है। इस एक्रोसोम भाग में विकार हो गई, दिक्कत हो गई, तो क्या होगा, अब निषेचन क्रिया नहीं हो सकती भाई, क्योंकि एक्रोसोम सही होना जरूरी है। यहां क्या हो गया, एक्रोसोम में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, नोब्ड स्पर्म का मतलब क्या है, शुक्राणु के एक्रोसोम में विकार उत्पन्न होना, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हो गई, दो कारण हो गए जिससे निषेचन क्रिया नहीं होगी। इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी के अंदर तीसरा कारण जिसको कहते हैं अपने डैग इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, डैग इफेक्ट। बोले गुरुजी अब ये डैग इफेक्ट क्या बीमारी आ गई, तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु की पूंछ है ना, वो क्या होगी, मध्य भाग के लपट जाएगी। कैसे, ऐसे। नॉर्मली कैसे होनी चाहिए थी, जैसे ही ऐसे होता है शुक्राणु, ठीक है। ये मध्य भाग होता है शुक्राणु का, यहां से यहां तक, और ये आखिरी भाग होता है पूंछ, ये भाग, ये पूंछ होती है। तो नॉर्मल तो ऐसे होता है, लेकिन कई यह क्या हुआ कि ये पूंछ क्या हुई, जो ये मध्य भाग है इसके चारों तरफ लिपट गई, तो उसको अपन ने क्या कह दिया, डेग इफेक्ट। शुक्राणु की पूंछ का मध्य भाग से लिपट जाना, समझ गए ना। ये पूंछ क्या हुई, ये पूंछ क्या हुई, इसके लिपट गई बीच वाले भाग के, ऐसे सीधी नहीं है, ऐसे सीधी होनी चाहिए, लेकिन तो शुक्राणु की पूंछ का
मध्य भाग से लिपट जाना क्या कहलाता है? डैग इफेक्ट। तो एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि शुक्राणु का मध्य भाग से पूंछ का लिपट जाना क्या कहलाता है? तो बेटा क्या कहलाता है? डैग इफेक्ट। अब वो ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? जब बेटा जिंक की सांद्रता बढ़ जाती है इस परम के अंदर, तो जिंक की सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा? शुक्राणु का मध्य भाग क्या होगा? मध्य भाग की क्या होगी? उसकी पूंछ लिपट जाएगी। तो ये कारण क्या हो गया इसका? जिंक की मात्रा, जिंक की सांद्रता बढ़ने से। जिंक की सांद्रता बढ़ने की वजह से क्या होता है? डैग इफेक्ट आता है। अगला क्या इफेक्ट अपना? एक कोर्क स्क्रू डिफेक्ट कहते हैं जिसको, ठीक है। अगला डिफेक्ट क्या आ गया अपना? कोर्क स्क्रू डिफेक्ट, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है? जो शुक्राणु के मध्य भाग का कोर्क स्क्रू जैसा हो जाना या कील जैसा हो जाना। कोर्क स्क्रू कील के आगे वो ऐसे घुमाव नहीं आते क्या, वैसा हो जाएगा ना, जो मध्य भाग कील के जैसा हो जाएगा। कोर्क स्क्रू उसी को बोलते हैं बेटा। स्क्रू क्या होता है? अरे स्क्रू देखा होगा आपने, जो अपन कसते हैं, उसके आगे देखो ऐसे, तुमने देखा होगा स्क्रू के ऊपर ऐसे 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 घुमाव आते हैं, तो वो क्या है? स्क्रू, कोर्क स्क्रू जैसा। तो शुक्राणु के मध्य भाग का कोर्क स्क्रू जैसा हो जाना, शुक्राणु वैसा, मध्य भाग वैसा हो जाएगा। तो कोर्क स्क्रू डिफेक्ट क्या हो गया? शुक्राणु के मध्य भाग का कोर्क स्क्रू, मतलब जैसे कील जैसा हो जाना। अरे बेटा कोर्क स्क्रू कोई बड़ी बीमारी नहीं है, यह आसानी चीज है। स्क्रू, इसे स्क्रू से याद रख लेना चाहे तो तुम तो, ठीक है, कि स्क्रू क्या होता है? स्क्रू के आगे से घुमाव घुमाव आते हैं ना, तो वैसा ही क्या हो जाता है? उसका शुक्राणु का मध्य भाग वैसा घुमाव घुमाव आ जाते हैं उसके मध्य भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग में। तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? कोर्क स्क्रू डिफेक्ट बोल देते हैं। और अपना अंतिम बच गया जिसको क्या कहते हैं अपन? टेल स्टंप डिफेक्ट कहते हैं। पांचवा कौन सा बच गया अपना? टेल स्टंप डिफेक्ट। अब बोले गुरुजी ये टेल स्टंप डिफेक्ट क्या है? तो बेटा शुक्राणु की पूंछ का छोटा रह जाना। जैसे शुक्राणु की पूंछ भी बताया थी ना, लंबी सारी पूंछ होती है, ये मध्य भाग हो गया और ये आखिर में क्या हो गई? शुक्राणु की पूंछ हो गई। तो मान लो शुक्राणु की पूंछ है, ये इतनी लंबी है और इसकी जगह कितनी रह जाए? ये इतनी सी रह जाए, तो बेटा पूंछ के बिना शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा। ये पूंछ ही तो ऐसे दौड़ती रहती है, पीछे से हिलती रहती है और आगे दौड़ती रहती है। जैसे छिपकली में पूंछ हिलती रहती है, छिपकली फर्राटेदार दौड़ती रहती है। सांप में पीछे से सांप हिलता रहता है पूंछ, और सांप फर्राटेदार दौड़ता है। तो बेटा अगर शुक्राणु की पूंछ छोटी रह जाए तो उसको अपन को क्या बोलते हैं? टेल स्टंप डिफेक्ट। शुक्राणु की पूंछ का छोटा रह जाना। ठीक है। अब बेटा पूंछ छोटी रहेगी तो शुक्राणु दौड़ नहीं पाएगा, वो अंडे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और अंडे तक नहीं पहुंचा तो निषेचन कैसे होगा बताओ? निषेचन होगा ही नहीं। और अपन भी क्या कह रहे हैं कि अपन सारी वो कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या हो? निषेचन में असमर्थता हो। निषेचन की असमर्थता उसमें कौन कौन सी होगी? पहला क्या आ गया? डाइडेम इफेक्ट। ये क्या है? शुक्राणु के अंदर नोब्ड स्पर्म दिक्कत आ गई। डैग इफेक्ट हो गया। कोर्क स्क्रू जैसा हो गया शुक्राणु। टेल स्टंप, टेल छोटी रह गई, बेटा शुक्राणु के अंदर दिक्कतें आ गई। तो इसे क्या कंडीशन हो गई? ये इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी। तो निषेचन में असमर्थता। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी क्या होती है? तो ऑप्शन मिल जाएगा निषेचन में असमर्थता, समागम में असमर्थता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी क्या होता है बेटा? निषेचन में असमर्थता। अरे अभी तो आपको बताया था, ठीक है। अब आपको एक नोट लिखा देता हूं, ठीक है। नोट क्या? नोट का मतलब है कि आपको बात बता देता हूं क्या, कि डीकैपेसिटेड
स्पर्म क्या होता है, ठीक है, डीकैपेसिटेड। अब डीकैपेसिटेड नाम से पता लग रहा है स्पर्म, कैपेसिटेड मतलब होता है सिर, और डी मतलब सिर को हटा दिया। तो शुक्राणु के सिर व मध्य भाग का अलग होना क्या कहलाता है, डीकैपेसिटेड डिफेक्ट कहलाता है, या स्पर्म कह दो या डिफेक्ट लिख दो। तो ये क्या हो गया, शुक्राणु के सिर, कैपेसिटेड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है सिर, ठीक है, के सिर व मध्य भाग का अलग होना, इसको क्या कह दिया अपन ने, डीकैपेसिटेड डिफेक्ट कह दिया। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज नोट में बता दी, क्योंकि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए बेटा, एग्जाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गई, कंडीशन होगी। अब आपको कुछ कंडीशन ऐसी बताएंगे जिनके अंदर क्या होता है कि शुक्राणु के टेस्टिकुलर में दिक्कत हो जाती है, शुक्राणु के अपने जानवर के टेस्टिकल में दिक्कत हो जाती है। अब कैसे, यहां तुम चाहे नोट में लिख लो, अगला नोट लिख लो एक, उस नोट के अंदर आपको 2-3 चीजें बता देता हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला क्या है, टेस्टिकुलर एप्लासिया। अब आपको पहले भी बताया था मैंने एप्लासिया का मतलब, टेस्टिकुलर का तो मतलब क्या है, वर्षण, और एप्लासिया मतलब क्या है कि वो विकसित ही नहीं हुए, विकासशील नहीं होना। जैसे मैंने किसके लिए बताया था आपको, ओवेरियन एप्लासिया, आपको याद है तो, कि मतलब ओवेरियन मतलब अंडाशय और एप्लासिया मतलब उसका विकसित नहीं होना। तो मैंने लास्ट में बताया था ओवेरियन एप्लासिया मतलब अंडाशय का विकसित न होना। वैसे ही क्या है ये टेस्टिकुलर एप्लासिया, टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिकल, वर्षण की बात हो गई, एप्लासिया मतलब वो विकसित नहीं हुए, तो वर्षणों का विकसित न होना क्या कहलाता है, वर्षणों का विकास न होना क्या कहला दिया, टेस्टिकुलर एप्लासिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्या आ जाएगा कि वर्षणों का विकास न होना क्या कहलाता है, टेस्टिकुलर एप्लासिया, टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया, या और कोई ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, पहला तो टेस्टिकुलर एप्लासिया। अब नोट के अंदर ही आप दूसरी चीज लिख लो, टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया, ठीक है बेटा। ये इतनी पढ़ने में तो इतनी इजी, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी है कि आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दे। अब जिसके टेस्टिस का विकास ही नहीं हुआ वो तो क्या हुआ, उसके तो गड़बड़ हो गई बेटा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं। तो टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया में क्या हुआ, हाइपो मतलब देखो पहले बताया था मैंने, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो कम, प्लासिया मतलब कम विकसित होना। तो अब आगे तो क्या दे रखा है, टेस्टिकुलर मतलब वर्षण, वर्षणों का कम विकास होना। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया की, वर्षणों का कम विकास होना, विकास न होना अलग है और कम विकास होना अलग है। हाइपो मतलब कम, तो वर्षणों का कम विकास होना क्या कहलाता है, टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म कंडीशन क्या होती है बेटा, वर्षणों का उदरगुहा में रह जाना। जैसे क्या होता है, वर्षण कहाँ पाए जाते हैं बेटा, स्क्रोटम में पाए जाते हैं। सही कह रहे हो बिल्कुल गुरुजी, पता है हमें कि इस वर्षण कहाँ पाए जाते हैं, स्क्रोटम में पाए जाते हैं। अब बेटा वर्षण स्क्रोटम में आए ही नहीं, स्क्रोटम में आए ही नहीं और कहाँ रह जाए, उदरगुहा के अंदर ही रह जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है, कि वर्षणों का उदरगुहा में रह जाना, पेट में रह गए बेटा, वो तो स्क्रोटम में आए नहीं, उदरगुहा में
रह जाना। अब ये बेटा घोड़े के अंदर क्या होती है, क्रिप्टोर्चिडिज्म की जो कंडीशन है ना वो घोड़े के अंदर अधिक पाई जाती है, अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसको भी चाहे लिख लो कि घोड़े के अंदर ये अधिक देखने को मिलती है, घोड़े में अधिक देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन, क्रिप्टोर्चिडिज्म। अरे घोड़े के अंदर अधिक देखने को मिलती है मतलब क्या है, घोड़े के अंदर उदर गुहा के अंदर बहुत बार वर्ण कहाँ रह जाते हैं, उदर गुहा में रह जाते हैं, नीचे स्क्रोटम में आ ही नहीं पाते। अब ये जो क्रिप्टोर्चिडिज्म है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होगा बेटा, एक होगा यूनिलेटरल, एक होगा बाइलेटरल। अब दो प्रकार कैसे कर दिए, क्या हुआ कि हो सकता है क्या हुआ, दोनों जो वर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं। अब हो सकता है कि दोनों वर्ण उदर गुहा में रह जाए, या फिर क्या हो सकता है कि एक वर्ण तो आ जाए स्क्रोटम में और एक क्या रह जाए, उदर गुहा के अंदर रह जाए, पेट में रह जाए। तो इस क्या आधार पर ये कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। दो प्रकार हो गए। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो हो गया यूनिलेटरल। यूनि मतलब क्या होता है, एक साइड का। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे इसके अंदर कि एक वर्ण क्या रहेगा, उदर गुहा में रह जाता है। एक वर्ण उदर गुहा में रह जाता है। अब बेटा एक बात बताओ कि शुक्राणु तो दोनों वृषणों के अंदर होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होगा ना वो तो दोनों वृषणों के अंदर होता है। अब मान लो एक तो कहाँ रह गया, उदर गुहा में रह गया, और एक कहाँ आ गया, स्क्रोटम में आ गया। तो बेटा एक स्क्रोटम में आ गया ना तो वो भी काम चला देगा, क्योंकि एक में तो निर्माण होगा ही ना। अगर दोनों ही नहीं आए तो फिर तो उनमें शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो जो स्क्रोटम है उसके अंदर वृषण पाए जाते हैं। तो एक वृषण तो कहाँ आ गया, उदर गुहा में रह गया, एक वृषण कहाँ आ गया, स्क्रोटम में आ गया। तो बेटा जो स्क्रोटम के अंदर है वो वृषण क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा, और शुक्राणु का निर्माण करेगा तो एनिमल क्या हो जाएगा, नर फर्टाइल होता है। मतलब नर पशु नपुंसक नहीं होता बेटा, नर पशु कैसा होता है, इसके अंदर फर्टाइल होता है कि वो बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि एक वृषण तो है ही ना भाई। अगर चलो एक पैर नहीं है, सिर्फ एक ही पैर है तो आदमी एक पैर से भी तो चल ही सकता है ना। अगर दोनों ही पैर नहीं हो फिर तो भाई चलना मुश्किल है, लेकिन एक पैर है तो मतलब क्या है, इसके अंदर एक वृषण है तो क्या होगा, उसके अंदर शुक्राणु तो निर्माण होंगे। तो इसके अंदर क्या है, नर पशु क्या होता है, फर्टाइल होता है। लेकिन जो बाइलेटरल होता है बेटा, बाइलेटरल क्रिप्टोर्चिडिज्म होता है, इसमें क्या होता है, दोनों वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं। ठीक है, दोनों वृषण कहां रह जाते हैं बेटा, दोनों वृषणी कहां रह गए, उदर गुहा के अंदर रह गए। अब बेटा दोनों वृषणी उदर गुहा के अंदर रह गए तो अब तो इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो स्क्रोटम में नहीं आते तब तक क्या होगा, उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये नर क्या होगा, जिसके अंदर ऐसा नर जिसके अंदर दोनों वृषणी कहां रह गए, उदर गुहा में रह गए, उस नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो नर क्या हो जाएगा, वो तो नपुंसक हो जाएगा भाई। वो नर पशु क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा बेटा। क्यों, अरे बेटा जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं तो वो कैसा हो जाएगा, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, और बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो वो उसको क्या कह देंगे अपन, नपुंसक नर कह देंगे। तो ये क्या हो गया, क्रिप्टोर्चिडिज्म हो गया दो प्रकार का, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ठीक है, अब अपनी अगली डेफिनेशन लेके आते हैं अपन, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं जिसको। चौथा क्या बोल देंगे अपन, नोट के अंदर ही चौथी, हर्मेफ्रोडाइट। अब बोले गुरुजी ये हर्मेफ्रोडाइट क्या चीज होती है। तो बेटा अगर वृषण और अंडाशय एक ही पशु में हो जाए, बोले गुरुजी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तो बेटा हो जाता है ऐसा बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि अनुवांशिक दिक्कतें हो जाती हैं, उससे क्या होता है एक ही पशु के अंदर अंडाशय भी मिल जाता है और वृषण भी मिल जाता है।
दोनों एक ही पशु के अंदर मिल गए तो उस पशु को क्या बोल देंगे अपने, उसको हर्मेफ्रोडाइट बोल देंगे। इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर तो वर्षण भी, तो वर्षण अलग के अंदर होते हैं, मादा के नर के अंदर, और अंडाशय मादा के अंदर होता है। लेकिन अगर दोनों अंडाशय और वर्षण एक ही पशु के अंदर मिल गए तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्षण और अंडाशय का एक ही पशु में होना क्या कहलाता है, तो उसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं बेटा। क्या होगा इसकी डेफिनेशन, वर्षण व अंडाशय का एक ही पशु में होना इसको क्या कह दिया, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये बेटा क्या हो गई, हर्मेफ्रोडाइट की डेफिनेशन हो गई। ये हो गया नोट कंप्लीट। ठीक है, तो आपको अब यहीं तक पढ़ाएंगे इस क्लास के अंदर। आपको कुछ अपना बहुत ही कम कंटेंट और बचा है, हो सकता है अगली आपकी 30-35 मिनट की एक क्लास और हो। ठीक है, उसके बाद आपका सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। 30-35 मिनट के बाद सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गायनी आपको लगभग, अगर 7 यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं इस क्लास तक, तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन 1-2 हैं जो आपको अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है भाई, तो आज अपने यहीं पे विदा लेते हैं। साथ साथ पढ़ते रहना बेटा, साथ साथ मेहनत करते रहो। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। ठीक है, धन्यवाद भाई।